स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम रोलिंग मोशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे जो कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर होगा। मतलब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रोलिंग मोशन जो होती है डिफरेंट बॉडीज़ के लिए, लाइक रिंग, डिस्क, सिलेंडर, ऐसे जो हमारे पास बॉडी होती है, जब वो किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर रोलिंग मोशन करती है तो उस केस में वो एनालिसिस हमें कैसा करना है वो हम देखेंगे। और उसके बाद जेई एडवांस का हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मतलब एक PIQ जो कि जेई एडवांस 2018 का प्रॉब्लम है। 2018 में एक प्रॉब्लम आया था, ये जो है इंक्लाइंड प्लेन में रोलिंग मोशन के ऊपर, और उस केस में टाइम कैलकुलेशन के ऊपर वो प्रॉब्लम आया था। तो पहले तो हम थ्योरी पार्ट को समझ लेंगे और उसके बाद हम जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहले ये जो एनालिसिस है इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो था हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पर एक बॉडी था, बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक बॉडी ऐसे जो है रखा हुआ था। तो ये जो कंडीशन है ये हमारे पास है t=0। मतलब t=0 टाइम पर ये जो बॉडी था वो बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हुआ था और इस टाइम पे उसका कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं था। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इस केस में क्या है, 0 है। और ऐसे जो है इसको इस प्लेन पर छोड़ा गया, और ये जो सरफेस है हमारे पास ये एक रफ सरफेस है। तो पहले हम ये लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारे पास वो है म्यू। मतलब ये जो सरफेस है ये बिल्कुल भी स्मूथ सरफेस नहीं है, ये रफ सरफेस है। रफ सरफेस की बिल्कुल ही ऊपर से इसको छोड़ा गया। तो और ये हम मान लेते हैं कि मास ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का जो मास है वो है कैपिटल M, एंड रेडियस ऑफ द बॉडी है हमारे पास कैपिटल R। ठीक है, ये जो कंडीशन है, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है वो पहले से ही हमारे पास है, गिवन है। तो इसका जो है वेट जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ आएगा, mg। और इसको हम दो कंपोनेंट ले सकते हैं, mg cos थीटा, और नीचे की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो mg sin थीटा होगा। और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल N। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन मतलब जब इसको ऊपर से छोड़ा गया किसी भी टाइम, जनरल टाइम t पर, वो बॉडी कुछ इस पोजीशन पे होगा तो उसके ऊपर कितने सारे फोर्सेस होंगे उसको हमें पहले दिखाना है, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस पर जो फ्रिक्शन आएगा वो पीछे की तरफ आएगा। पीछे की तरफ क्यों आएगा, क्योंकि ये रफ सरफेस है, इनिशियली इसको छोड़ा गया था, मतलब ये इनिशियली ये स्लाइड करना चाहेगा, लेकिन फ्रिक्शन, ये जो सरफेस है वो एक रफ सरफेस है तो ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, और फ्रिक्शन जो है वो मोशन को अपोज करेगा, मतलब पीछे की तरफ एक्ट करेगा। तो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हो इसका, इस डायरेक्शन पे हमारे पास आएगा mg cos थीटा, और ऊपर की तरफ जो आएगा वो नॉर्मल रिएक्शन N आएगा। ठीक है, और ये अलोंग दी इंक्लाइन प्लेन हमारे पास आएगा mg sin थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो थीटा है हमारे पास, और इस पर फ्रिक्शन जो है वो बिल्कुल पीछे की तरफ एक्ट करेगा, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है। बस फ्री बॉडी डायग्राम में बस हमें इतना ही दिखाना था। अब क्या हमें क्या करना है, फोर्सेस को बैलेंस करना है, मतलब न्यूटन्स सेकेंड लॉ जो होती है हमारे पास उसको अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हो ये वाला जो डायरेक्शन है उसके लिए हम पहले ये एजम्पशन लेते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, क्योंकि इसके ऊपर जो वो है अनबैलेंस्ड फोर्सेस है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास का नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि mg sin थीटा जो है वो डाउनवर्ड फोर्स है जो कि फ्रिक्शन फोर्स से ऑब्वियसली ज़्यादा, क्योंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये mg sin थीटा फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है। तो इस केस में समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये कौन सी एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन। सो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस कितनी है हमारे पास, क्योंकि आप देख सकते हो इसका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ, ये सेमी एक्सेलरेशन से वो नीचे आ रहा है, मतलब mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को हम स्मॉल m मान लेते हैं। ठीक है, तो mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है,
ये जो सेंटर है, मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट एक टॉर्क जेनरेट होगा, मतलब इसका एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा, इसका एक नीचे की तरफ, क्योंकि ये रोटेट भी करेगा, क्योंकि ये प्योर रोलिंग मोशन जो है, जब हमने इसको t इक्वल टू 0 से ऐसे छोड़ा था, किसी भी एक जनरल टाइम t पर इसका जो मोशन होगा वो प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, प्योर रोलिंग मोशन हो जाएगा। तो उस केस में इसका एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी आएगा, मतलब टॉर्क जिस डायरेक्शन पे होगा एंगुलर एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन पे होगी। तो हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास टाइम्स अल्फा। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा जो है हमारे पास, दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो ये जो बॉडी है हमारे पास, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा है। और ये जो टाइम है जब ये रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है, रोलिंग मतलब इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, मतलब ये प्लेन के ऊपर रोलिंग मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो इस केस में हम टॉर्क की जो इक्वेशन हम लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर, क्योंकि आप देख सकते हो एम जी साइन थीटा वो सेंटर से पास हो रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन और एम जी कॉस थीटा, ये सभी जो फोर्सेस है वो सेंटर से पास कर रहा है, लेकिन ये जो फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो बिल्कुल टेंजेंट है, मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू और ये जो रेडियस है उसका मल्टीप्लिकेशन हमें देगा टॉर्क की वैल्यू, ठीक है। तो एफ इंटू आर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई सेमी रखेंगे मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आएगी हमारे पास आई सेमी इंटू अल्फा बाई कैपिटल आर, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। और फॉर रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशन होता है। वो कौन सा रिलेशन होता है, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होता है इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन होती है, कैपिटल आर है हमारे पास रेडियस, तो ये हमारे पास होती है। तो अल्फा को आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो, तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है हमारे पास आई सेमी, दिस मीन्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास टाइम्स अल्फा डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो अल्फा को हम रिप्लेस करके ए सेमी लिखेंगे, तो आई अबाउट द सेंटर ऑफ मास सेमी बाय आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी एक आर है, तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो ए सेमी बाई आर होगी। तो अल्फा को आप रिप्लेस करोगे तो आई सेमी ए सेमी बाई आर स्क्वायर हो जाएगी। अब ये जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में हम फ्रिक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आएगा कि एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है आई सेमी ए सेमी बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू मास इंटू ए सेमी, इतना आएगा। तो एम जी साइन थीटा को हम इधर रखेंगे और उस तरफ ए सेमी को हम कॉमन ले लेंगे, तो ए सेमी और मास को भी हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आई सेमी बाय एम इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप एम और एम को कैंसिल कर सकते हो, और ए सेमी जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई सेमी बाय एम आर स्क्वायर। तो ये है हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू सेंटर ऑफ मास की, मतलब सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन होगी बॉडी के लिए वो होगी जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई सेमी बाई एम आर स्क्वायर। तो पहले कंडीशन जो है इस केस में, पहले ये बॉडी बिल्कुल ऊपर रखा हुआ था, फिर इसको ऊपर से छोड़ा गया किसी भी एक जनरल टाइम टी पर, उसका रोलिंग मोशन जो है वो रोलिंग मोशन परफॉर्म करेगा इसके ऊपर। किसी भी एक जनरल टाइम टी पर हमने फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ किया और हमें एक्सेलरेशन की जो वैल्यू मिली वो इतनी आई, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डिफरेंट बॉडी के लिए एक्सेलरेशन ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, मतलब सिलेंडर, डिस्क, क्योंकि सिलेंडर और डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो सेम होती है, ठीक है, लेकिन रिंग के लिए, स्फीयर के लिए ये सब कुछ अलग अलग होगा। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास इतनी आएगी। लेकिन अब हमें निकालना है कि फ्रिक्शनल फोर्स, रोलिंग मोशन के लिए फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन,
और टाइम टेकन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है वो हर बार आपको कहीं भी बुक में नहीं मिलता कि टाइम कितना लगेगा ऊपर से नीचे तक आने के लिए, उसका भी डेरिवेशन हम करेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है हमारे पास जी साइन थीटा 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास बाय एम इंटू आर स्क्वायर। ये है हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम? फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, हमने जो इक्वेशन को डिराइव किया था वहाँ पर फ्रिक्शन की जो वैल्यू थी हमारे पास, आप जानते हो हमने आई सेमी बाई ए सेमी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ऐसा ही था हमारे पास इक्वेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं आई सेमी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन आएगी जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई सेमी बाई एम आर स्क्वायर, इतनी ही होगी। अब जो है हम यहाँ पर से, और यहाँ पर आपको यही याद रखना है कि आई सेंटीमीटर बाई एम आर स्क्वायर, आई सेमी बाई एम आर स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई सेमी का मतलब होता है एम के स्क्वायर, क्योंकि रेडियस ऑफ जायरेशन को अगर कंसीडर करते हैं तो एम के स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर, मतलब एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मतलब आई सेमी बाई एम आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से बस हम आई सेमी बाई एम आर स्क्वायर को हम यहाँ से, ये वाला जो इक्वेशन है, तो आई सेमी मतलब होता है एम के स्क्वायर हमारे पास डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जी साइन थीटा 1 प्लस आई सेमी की जगह हम रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, आई सेमी बाई एम आर स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो एम के, तो इसको अब जो है एम को हम जी साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एम इंटू जी साइन थीटा, और ये वाला जो पार्ट है मतलब के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इसको हम नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जी जो आएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो हो जाएगी, ये होगी हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर द रोलिंग मोशन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब रोलिंग मोशन के लिए फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो है हमारे पास वैल्यू जो है एम जी साइन थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स फॉर रोलिंग मोशन। मतलब रोलिंग मोशन के लिए फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इतनी आएगी। अब जो है, अब हमें निकालना है कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो म्यू था, ठीक है, तो म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मतलब ये वाला जो सरफेस है वो तो रफ सरफेस है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर म्यू होगा, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, अब हम उसको निकालेंगे। अब ये जो फ्री बॉडी डायग्राम हमने पहले ड्रॉ किया था, इस ड्राइंग पर फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन होगी, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा। ये हो सकती है मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं हो सकता। तो इस केस में ये जो फ्रिक्शन आएगी हमारे पास वो फॉर द प्योर रोलिंग क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो एप के इक्वल भी हो सकती है, और उससे हमेशा क्या होगी, लार्ज होगी। मतलब ये जो वैल्यू है एप मैक्सिमम, ये जो वैल्यू है वो स्मॉल एफ, दिस इज द स्मॉल एफ, ठीक है, ये स्मॉल एप की मैक्सिमम वैल्यू एफ मैक्स हो सकती है, और हमेशा अगर एफ मैक्स नहीं होगी तो उससे कम होगी, तो इसलिए हमने ये रिलेशन को लिखा है। तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है हमारे पास म्यू एम जी कॉस थीटा विच इज ग्रेटर इक्वल टू दिस एम जी साइन थीटा 1 प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा हमारे पास कैपिटल आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर
तो यहाँ से हम एम और एम को कैंसिल कर सकते हैं और ये जो जी को भी हम कैंसिल कर सकते हैं और ये जो म्यू आएगा वो गेटर इक्वल टू कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दिस इज टेन थीटा। सो टेन थीटा बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी ये जो वैल्यू आएगी वो म्यू की वैल्यू आएगी। मतलब मिनिमम कितना हो सकता है, ये गेटर इक्वल टू टेन थीटा बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर है, मतलब मिनिमम जो वैल्यू हो सकती है वो टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, म्यू मिनिमम हो सकती है 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ये हो सकती है मिनिमम वैल्यू। तो अभी तक जितनी भी कैलकुलेशन हमने किया, मिनिमम फ्रिक्शन की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशन डिफरेंट बॉडी के लिए एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, तो उस हिसाब से ऊपर से नीचे तक आने में भी डिफरेंट बॉडी के लिए डिफरेंट टाइम लगेगा, क्योंकि ये रफ सरफेस है और कितना टाइम लगेगा वो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, वो कैसे डिपेंड करेगा अब जो है हम टाइम का कैलकुलेशन देखेंगे, जो कि जेईई एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर ऑलरेडी 2018 में जो है प्रॉब्लम आ चुका है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि टाइम को कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम टाइम का कैलकुलेशन देखेंगे, मतलब ये जो बॉडी है वो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लेगा। मान लीजिए ये जो पॉइंट है ए और ये जो पॉइंट है बी, मतलब बी से ए तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये जो बॉडी है रिजिड बॉडी के लिए वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो टाइम टेकन by the body to move from B to A। सो B से A तक मूव करने के लिए कितना टाइम लगेगा, अब उस टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। VBI फॉर जेईई एडवांस्ड, जेईई एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब अब हम कैसे निकालेंगे, कैसे, तो हमारे पास जो काइनेमेटिक का जो इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये जो इक्वेशन होती है इस इक्वेशन से ही हम कैलकुलेट करेंगे। और एस कितना है, एस इज द डिस्टेंस, मतलब ए से बी तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास, एस जो है वो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये बी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट। अब मान लेते हैं ये वाला जो हाइट है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो हाइट है वो एज है। ठीक है, ये एज हाइट है। अगर ये एस होगा, एज डिस्टेंस, तो अगर ये थीटा होगा तो आप जानते हो साइन थीटा हम लिख सकते हैं, साइन थीटा से हम लिख सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एज बाई एस हम लिख सकते हैं। तो एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एज बाई साइन थीटा। ठीक है, एज बाई साइन थीटा। तो अब हम यहाँ से यहाँ पर जो है हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं, वो आएगा एज बाई साइन थीटा आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है एस हमने निकाला है, तो इज इक्वल टू यू टी। और इनिशियल जो वेलोसिटी था, मतलब इनिशियली वो रेस्ट कंडीशन से था, रेस्ट कंडीशन पर ऊपर था, मतलब बी पॉइंट पर ये जो बॉडी था वो रेस्ट कंडीशन पे था, रेस्ट कंडीशन से छोड़ा गया है, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास हमने कैलकुलेट किया था, वो आया था जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई सी एम बाई एम आर स्क्वायर, इतना आया था हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा एज बाई साइन थीटा, सो 2h डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और g भी नीचे आ जाएगा, मतलब 2h बाई जी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई सेमी बाई एम आर स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब जो है इसको हम इधर ले सकते हैं, तो टी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, ये वाला जो पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब 2h डिवाइडेड बाई जी इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई सेमी बाई
एम आर स्क्वायर, मतलब आई सी एम बाई एम आर स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस प्लस साइन है यहाँ पर, आई सी एम बाई एम आर स्क्वायर। तो टी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच फ्रॉम ए टू बी, ये आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी, रूट ओवर ऑफ 2h डिवाइडेड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई सी एम बाई एम आर स्क्वायर। मतलब इतनी टाइम होगी तो साइन स्क्वायर थीटा को हम बाहर ले सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा रूट ओवर ऑफ 2h डिवाइडेड बाई जी इंटू 1 प्लस आई सी एम बाई एम आर स्क्वायर। तो इतनी होगी हमारे पास टाइम की वैल्यू। ये कौन सी टाइम है, मतलब ये वाला जो बॉडी था वो बी से ए तक आने में जितना टाइम लेगा वो यही टाइम है। और ये जो फॉर्मूला ये इसको आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, इसको आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। अब जो है हमने टाइम कैसे कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, आप देख सकते हो ये जो टाइम है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिपेंड है, मतलब डिफरेंट बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगी, तो उस केस में ये जो टाइम है वो भी डिफरेंट होगा। मतलब किसी सिलेंडर के लिए, रिंग के लिए, स्फीयर के लिए ऊपर से नीचे तक आने में डिफरेंट टाइम लगेगा। और इसके ऊपर ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम कैलकुलेशन के ऊपर हम एक प्रॉब्लम करेंगे, PYQ एक सॉल्व करेंगे। हमने अभी तक टाइम को कैलकुलेट कर लिया कि रोलिंग मोशन में जब इंक्लाइंड प्लेन से ऊपर से नीचे तक आने में टाइम कितना लगेगा, टाइम तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उस टाइम कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम PYQ हम सॉल्व करेंगे, जो कि JEE एडवांस 2018 का PYQ है। इसको आप पढ़ लेते हैं पहले प्रॉब्लम को। ए रिंग एंड ए डिस्क आर इनिशियली एट रेस्ट साइड बाई साइड एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, मतलब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ये दोनों जो है रिंग है हमारे पास और एक डिस्क है, which makes an angle 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो पहले हम 3D फिगर को थोड़ा सा देख लेते हैं। 3D जो फिगर होगा हमारे पास इंक्लाइन प्लेन का वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन, ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है और उसके ऊपर इस पोजीशन पे एक रिंग है और इस पोजीशन पे एक डिस्क है। और ये जो डिस्क है, मान लेते हैं ये हमारे पास डिस्क है, ये हमारे पास डिस्क है और ये जो है एक रिंग है। ये भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा, ये इस पाथ से नीचे आएगा और ये इस पाथ से नीचे आएगा, ऊपर से बिल्कुल नीचे तक आएगा। और दोनों के लिए टाइम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, हमने टाइम को ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। दोनों का जो मास है और रेडियस है वो बिल्कुल सेम है। तो एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम इफ द टाइम डिफरेंस बिटवीन देयर रीचिंग, ओके पहले इसको पढ़ लेते हैं, 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है बिल्कुल, ठीक है। तो दे स्टार्ट टू रोल विदाउट स्लीपिंग एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब इन दोनों ने रोलिंग मोशन को स्टार्ट किया। द टाइम डिफरेंस बिटवीन देयर रीचिंग द ग्राउंड इज 2 - √3/√10 सेकेंड, देन द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, मतलब ये वाला जो हाइट है एज को हमें कैलकुलेट करना है और एज को कैलकुलेट करके इस ये जो ब्लैंक स्पेस है इस पे हमको पुट करना है वैल्यू को। मतलब ये एक MCQ नहीं था, ये एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहले हम मान लेते हैं कि मास जो है वो था स्मॉल m और रेडियस जो था हमारे पास, रेडियस को हम मान लेते हैं कि स्मॉल r था, ठीक है। तो टाइम का जो कैलकुलेशन होता है हमारे पास, अब जानते हो हमने कैलकुलेट किया था 1 बाई साइन थीटा, ये जो फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, 2h बाई जी इंटू 1 प्लस ICM बाई एम आर स्क्वायर, यही था फॉर्मूला हमारे पास। तो यहाँ से हम टाइम T1 निकालेंगे रिंग के लिए, ठीक है। रिंग के लिए कितना होगा, 1 बाई साइन 60 डिग्री, 1 बाई साइन 60 डिग्री रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ICM बाई एम आर स्क्वायर। रिंग के लिए कितना होता है, एम आर स्क्वायर होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये वाला जो सेंटर ऑफ मास है, ये वाला जो एक्सिस है इसके अबाउट ये रोटेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर हो जाएगा। सो एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो 1 + 1 ये 2 आ जाएगा। सो 1 बाई साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई, सो 2 × 2 ये 4 हो जाएगा, 4h
डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा। और साइन 60 की जो वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 होती है, तो T1 जो आएगा हमारे पास √3/2, सो 2/√3, क्योंकि साइन 60 नीचे है, डिनोमिनेटर पे है, सो ये आ जाएगा 4h डिवाइडेड बाई जी। सो 2 को हम बाहर ले सकते हैं, तो ये आएगा 4/√3 इंटू h डिवाइडेड बाई जी। ये होगा हमारे पास T1 की वैल्यू, मतलब रिंग को ऊपर से बिल्कुल नीचे तक आने में इतना समय लगेगा। ठीक है, अब देख सकते हो ये जो T1 है वो बिल्कुल एज के ऊपर डिपेंड है, जैसा कि हमने पहले कैलकुलेट किया था फॉर्मूला में, मतलब यहाँ पर तो ऑलरेडी एज है, तो ये एज ही हमें निकालना है। अब T2 कैसे निकलेगा? T2 मतलब ये जो डिस्क है, डिस्क ऊपर से नीचे तक आने में कितना टाइम लेगा, तो इसको आप थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं डिस्क के लिए क्या होगा। तो फॉर द डिस्क के लिए क्या होगा, इसको हम T2 लिख सकते हैं 1/sin60 मल्टीप्लाइड बाई 2h डिवाइडेड बाई जी इंटू 1 प्लस ICM होता है, और ICM को हम रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, m² डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये आ जाएगा m² नीचे आएगा। सो m² से m² कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस हाफ मतलब 3/2 आएगा। सो T2 विल बी 1/sin60, तो ये आ जाएगा 2/√3, 3/2 मतलब 2h डिवाइडेड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 3/2। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 2/√3 मल्टीप्लाइड बाई 3h बाई जी। ये आएगा हमारे पास T2 की वैल्यू। अब हमें कंडीशन क्या गिवन था, हमारे पास कंडीशन ये था कि T2 माइनस T1 ये जो आएगा 2-√3/√10 होगा, और G की जो वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऑलरेडी हमको गिवन है जैसे कि हमने प्रॉब्लम में देखा था। तो T1 माइनस T2 बस हमें यही निकालना था, T1 माइनस T2। कंडीशन हमें पहले से ही गिवन है, हमें T1 और T2 की वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में। T1 हमारे पास कितना है, अब देख सकते हो 4/√3 रूट ओवर ऑफ h बाई जी, 4/√3 h बाई जी माइनस 2/√3 रूट ओवर ऑफ 3h बाई जी इज इक्वल टू ये आएगा 2-√3 डिवाइडेड बाई √10। तो अब इसको ध्यान से इसको कैलकुलेट करना है बस। अब अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो यहाँ से हमको एज जो है हम इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि 2/√3 को हम कॉमन लेते हैं पहले, तो ये आएगा 2√h बाई जी माइनस रूट ओवर ऑफ 3h बाई जी, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 2 माइनस √3 बाई रूट ओवर ऑफ 10 ये आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम √3/2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू, और जी की वैल्यू भी पुट कर देंगे, जी की वैल्यू हमारे पास 10 थी, तो माइनस रूट ओवर ऑफ 3h बाई 10 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √10 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा √3/2 आ जाएगा, और यहाँ से √10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2√h माइनस 2√h माइनस रूट ओवर ऑफ 3h 2√h माइनस रूट ओवर ऑफ 3h इज इक्वल टू जो आ जाएगा 2 माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा। तो यहाँ से जो है हम √h को कॉमन ले सकते हैं, 2√h रूट ओवर ऑफ 3h, तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3, और ये आ जाएगा 2 माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाई √3/2। तो यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, सो रूट ओवर ऑफ h इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3/2। एज हम जो है हमको यहाँ से निकालना है,
तो ईच की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं √3 डिवाइडेड बाई 2 और इसका क्या करना है, √3 डिवाइडेड बाई 2 उसका भी स्क्वायर लेना है हमको, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा वो 0.7 आएगा, क्योंकि एग्जाम में जो होता है हमको 2 डेसिमल प्लेसेस तक पुट करना होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.75। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा 0.75 मीटर ऑब्वियसली, ठीक है, 0.75 मीटर। तो यहाँ पर आपको 0.75 पुट कर देना है।